हेलो गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और नई डरावनी कहानी में। तो आज की कहानी है एक लाइब्रेरी के बारे में। तो उस दिन लाइब्रेरी में कोई नहीं था। तो मयंक को भी लगा कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है, और ऐसा सोच के वो अंदर चला गया। और वहाँ सचमुच वहाँ कोई नहीं था। एक टेबल पर लाइब्रेरियन बैठा हुआ था। उसे डिस्टर्ब करना मयंक को अच्छा नहीं लगा, तो उसने खुद ही अपने लिए किताबें ढूंढना शुरू किया। उसने कल ही एक नई किताब पढ़ी थी जिसका अगला भाग वो आज लेने आया था। कहानी एक प्रेम कथा थी जिसकी किताब कम से कम 100 पन्नों की थी, और अगले भाग के बारे में भी लिखा था। मयंक यूँ तो कम ही आता था लाइब्रेरी में, पर इस कहानी ने उसे बांध लिया था। इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और एक दिन में 100 पेजेस पढ़ने का नया रिकॉर्ड भी बना डाला। उस किताब की कहानी की नायिका एक पहाड़ी लड़की थी जो अद्वितीय सौंदर्य की मालिक थी। आमली नाम था उसका। कहीं ना कहीं मयंक को कहानी की नायिका से प्रेम हो चला था। आज वो उस किताब का अगला भाग ढूंढ कर ही जाएगा। एक नशे की लत जैसा जुनून सवार था उसके सर पर। ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी के अंतिम छोर तक पहुंच गया, जहाँ कभी कोई नहीं आता जाता। दिन में भी वो जगह अंधेरे से घिरी हुई रहती थी। एक अजीब सन्नाटा समेटे वो जगह सबको डराती थी। लेकिन आज मयंक अपनी ही धुन में बस वहाँ पहुँच गया। कौन सी किताब चाहिए आपको? एक आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। एक बार तो उसकी चीख ही निकलने को हुई, पर संभल कर बोला, अधूरा प्यार, किसी राम सिंह राव जी का उपन्यास है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? वहाँ से आवाज़ आती है, जी क्यों नहीं, यहाँ की एक एक किताब मेरी जानकारी में होती है। आप बताइए कौन सा भाग चाहिए आपको? मयंक ने कहा, जी दूसरा। और एक ही बार में उस लड़की ने मयंक को कहानी का अगला भाग निकाल कर दे दिया। मयंक कहता है, अरे मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ, पर यह कहीं दिखाई नहीं दी और आपने एक ही बार में निकाल दी। क्या बात है? वो कहती है, जी मैंने कहा ना कि मेरी जानकारी में सभी किताबें होती हैं। कभी कोई किताब ना मिले तो मुझसे आकर पूछ लीजिएगा, मैं यही मिलूँगी आपको। मयंक कहता है, जी शुक्रिया आपका। वो कहती है, वैसा ऐसा क्या है इस किताब में कि आप यहाँ तक चले आए? मैंने तो देखा है कि लाइब्रेरी की इस जगह तक आज तक कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं, सब डरते हैं यहाँ आने से, और आप तो बेधड़क चले आए। ग्रेट यार। तुम वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो कहती है, अमृता। मयंक कहता है, हाँ तो अमृता जी, जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे ना तो आप भी खुद ही जान जाएंगी कि क्या है इस किताब में। पर आप यहाँ कैसे पहुँची? वो कहती है, मैं भी आपकी तरह एक किताब ढूंढने यहाँ आई हूँ। तो मयंक कहता है, अच्छा तो चलिए आप भी, हम साथ ही चलते हैं बाहर। वैसे ही बहुत अंधेरा रहता है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा ठीक से। अब मुझे डर लगने लगा है। आइए। दोनों बाहर आ गए, और जैसे ही अमृता के चेहरे पर थोड़ा उजाला पड़ा, मयंक उस पर से निगाह ही नहीं हटा पाया। क्या खूबसूरत है यार। भूरी आंखें, लंबे घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें पर भारी भारी पलकें, नाजुक से होठ, एक पर छोटा सा काला तिल। इसे पहले कहीं नहीं देखा, पर लगता है कि देखा भी है, शायद सपने में देखा हो। और ये सोचकर वो मन में ही मुस्कुरा दिया। बाहर आते ही गर्मी का एहसास हुआ, पर अंदर तो बहुत ठंड थी। शायद वहाँ एसी लगा होगा। मयंक ने पूछ मयंक ने पूछ ही लिया, आप किस कॉलेज में हैं? पहले नहीं देखा आपको। वो कहती है, नहीं मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती हूँ। मैं तो कुछ साल हुए यही लाइब्रेरी में काम करती थी, किताबों की देखरेख, साफ़ सफाई वगैरह। बस यही पास में मेरा घर है। मैं कहता, पर आपको कभी देखा नहीं, मैं तो अक्सर आता जाता हूँ यहाँ। वो कहती है, जी मेरी ड्यूटी वहाँ भीतर के रूम में होती है, सबके जाने के बाद ही यहाँ किताबों की सफाई होती, तो इसलिए आपने शायद नहीं देखा होगा। मैं कहता है, आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है, कभी गर्मी तो कभी ठंड लग रही है। आपने तो स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं लिया, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? वो कहती है, आपको सितंबर के महीने में भी ठंड लगती है। मैं कहता है, ओह पता नहीं, वैसे तो मुझे ठंड लगती नहीं है ज़्यादा। खैर जाने दीजिए। आप अगर घर जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए मेरे पास बाइक है। वो कहती है, नहीं नहीं आप रहने दें, अभी मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर होगी। मयंक उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो तुरंत बोला, कोई बात नहीं, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए, मुझे भी ये बुक इशू करानी है।
और देखता हूँ कि क्या पता इसमें भी कोई अगला भाग हो। अगर हुआ तो आप ही से हेल्प मांगूंगा। वो कहती है जी, पर आप जाइए, मैं चली जाऊंगी खुद ही। वो कहता है देखिए, आप इसे मेरी तकलीफ़ नहीं खुशनसीबी समझिए कि मैं आपको अपनी बाइक पर बिठा सकूं और घर तक लिफ्ट दे सकूं। वो कहती है आप बेकार ही परेशान होंगे। ठीक है, आप बैठिए। मयंक कहता है ठीक है, आप जल्दी आइए। फिर वो आ जाती है। मयंक कहता है अरे आप आ गए, मुश्किल से 20 मिनट ही हुए होंगे, चलिए आप। वो कहती है ठीक है चलिए। आज मयंक के पाँव ज़मीन पर नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की कभी उसके साथ उसी की गाड़ी पर बैठेगी। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर आज वो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमृता ने कहा आप तो मुझे घर ले जाने वाले थे, अब तो आप खुद भी नहीं जा पाएंगे। मयंक कह रहा था क्या मुसीबत है, अभी राज को फ़ोन करता हूँ, वो अपनी बाइक ले आएगा, तब तक आइए आप बैठिए यहाँ। और फिर वो दोनों पास के बेंच पर बैठ जाते जो लाइब्रेरी के बाहर ही लगाई हुई थी। मयंक कहता है अच्छा तुम यहाँ पर कब से हो और यहाँ क्या मम्मी पापा के साथ रहती हो? तुमने बताया था कि कुछ साल पहले ही आई हो। मैं समझा नहीं। अमृता कहती है जी। अमृता कहती है जी, मैं कुछ बरस पहले ही यहाँ गांव से आई हूँ, शादी करके। मयंक कहता है क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहती है जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो 3 साल पहले मेरे भाई के दोस्त के साथ शादी होने के बाद मैं यहाँ चली आई, पर धोखा हुआ था मेरे साथ, मेरे भाई के साथ और मेरे परिवार के साथ। हमें बताया गया था कि मेरे होने वाले पति बहुत बड़ी नौकरी करते शहर में, राम सिंह नाम था उसका। पहले पहले तो मुझे लगा था कि सब ठीक है, पर पता चला कि वो कोई बड़ी नौकरी नहीं करते थे, वो किसी होटल में वेटर का काम करते थे। फिर जब पहले साल में ही मैं माँ वाली थी तो पैसों की दिक्कत होने लगी और मकान भी किराए का था, तो किराए के पैसे भी नहीं बच पाते थे। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो यही कभी कभी किताबें पढ़ने चले आती थी। बहुत शौक़ है मुझे किताबें पढ़ने का। फिर यही मेरे रोज़ रोज़ आने से यहाँ की लाइब्रेरियन से मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझे यह काम दे दिया। मैं कहता है अच्छा तो तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा उसका क्या हुआ? वो कहती है पति छोड़ गया, बच्चा भी नहीं रहा। उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरा पीछा करता था छुप छुप कर, सबको मेरे बारे में पूछता था, लाइब्रेरी तक आता था। पर वो लाइब्रेरियन शीला जी ने उन्होंने उसे अच्छे से समझाया तो थोड़ा सही हो गया था। पर फिर वो अपने शराबी दोस्तों के घर आने लगा और मुझे गलत करने को बोलने लगा, पर मुझे यह सब मंजूर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आकर रहने लगी। शीला दीदी ने मेरे रहने का इंतज़ाम किया इसी लाइब्रेरी के ऊपर वाले एक रूम में, और दूसरे की नज़र में बचाने के लिए मुझे अंदर वाले कमरे में ड्यूटी संभाल दी। मेरा काम सबके चले जाने के बाद ही शुरू होता है, इसलिए कभी किसी के सामने नहीं आता। मैं कहता है ओह, तभी तुम कभी दिखी नहीं। पर तुम्हारे पति ने कभी कोशिश नहीं की कि यह पता लगाने कि तुम कहाँ हो, कैसी हो? वो कहते हैं की ना, कई बार की। ऊपर शीला दीदी ने उसे पुलिस की धमकी दी तो फिर वो आया ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मयंक का दोस्त राज भी वहाँ आ जाता है और मयंक कहता है अच्छा तो आज तो नहीं, मगर अगली बार ज़रूर तुम्हें ले जाऊँगा घर, बाय। वो कहते हैं बाय और वो घर निकल जाता है। मयंक घर आकर भी वो घर नहीं था, उसका दिमाग और दिल अमृता के ख्यालों में था। प्यार हो गया था उसे। जैसे ही समय मिला वो कहानी की किताब खोलकर बैठ गया। एक ही पन्ना पढ़ा तब उसके पसीने आने लगे। कहानी के इस भाग में वही लिखा था जो अमृता ने उसे बताया था। उसने जल्दी से पहले वाली किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। वो पहाड़ों पर रहने वाली अमली जो आम की मिठास और थोड़ी सी खटास लेकर आम के मौसम में आई थी। मेरी ज़िंदगी में दूध सी गोरी होठों पर नज़र का टीका लगाए अपनी जुल्फ़ों की जंजीर से मुझे बांधती। मयंक अपने मन में कहता है तो इसलिए मुझे अमृता देखी देखी सी लगी। और बाकी पूरी किताब बस अमली के रूप में सुंदरता और उसके प्रेम की दास्तान से भरी थी। दूसरी किताब में वही था जो अमृता ने बताया, पर आखिरी कुछ पन्ने उसने नहीं बताए। वो कह रहे थे आज मौका मिलते ही मैं पहुंच गया अमली के घर उस लाइब्रेरी वाली के पास, पर वो नहीं दिखी। अच्छा मौका था अमली को ले जाने का। ऊपर आया तो वो अकेली थी, बच्चा भी शायद पेट में ही 6 महीने का हो गया था।
फिर वो उसे लास्ट वाले कमरे में ढूंढने लगा। बहुत ढूंढा, आखिर लास्ट वाले कमरे में मिल ही गई। दुबकी बेटी थी, पर जल्दबाजी में मेरे हाथ से वो लोहे वाली रैक गिर पड़ी और वो मेरे हाथ से वही मर गई। क्या करता, उसे वही छुपा दिया और वहाँ कोई नहीं आता जाता। फिर पता चला कि वो लाइब्रेरी बंद हो गई। ये सब मुझे बाद में पता चला, जिस रात में वहाँ वो हादसा हुआ उसी के दूसरे दिन जब लाइब्रेरी नहीं खुली, शीला दीदी भी नहीं आई। उनकी तबीयत खराब थी। सब बंद हो गया था क्योंकि देश में किसी महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया था। मैं पश्चाताप की आग में जलता रहा और एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे अस्पताल लाया गया। मेरी ये किताब जो आप प्रकाशित करेगा उसका ईश्वर भला करेगा और जो इसे पढ़ेगा वो मेरी आत्मा को शांति दिलाएगा। मयंक ने किताब पूरी पढ़ी थी तो उसकी घबराहट बढ़ गई। वो जल्दी ही अगले दिन लाइब्रेरी जाने का इरादा कर लेता है। दूसरे दिन दोपहर को वो राज को साथ लाइब्रेरी लेके जाता है और राज को सब बताता है। राज ने उसे यह बताया था कि कल जब वो यहाँ से लेने आया था तो यहाँ कोई नहीं था और वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। उसे लगा कि शायद पढ़ाई से संबंधित कोई बात कर रहा हो। लाइब्रेरी कुछ दिन पहले ही खुली है तो बात तो जानते थे कि पूरे 6 महीने बाद अब तो अमली का शरीर कंकाल में बदल गया हो। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटनाएं का जिक्र किया। पहले किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर लाइब्रेरी के आखिरी कमरे से कोने में एक कंकाल बरामद हुआ। इस सारे प्रकरण के बाद जब मयंक लाइब्रेरी में आया तो फिर वहाँ एक ठंड बढ़ रही थी और मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। ठंड से या डर से पता नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते में फिर से आ रहे एक और भयंकर हॉरर स्टोरी लेकर। और हाँ, अपने आसपास ज़रा सावधानी बरत के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन सा भूत घूम रहा है।